in my YouTube channel in Electrical Excellence। आज के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। ये एमसीक्यू आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे कि गेट है, यूपीएससी है, इसरो है, एसएससी जेई है, एनटीपीसी है, आरआरबी जेई है, डीआरडीओ है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और भी जितने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ये वीडियो आपको जरूर से हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के स्टूडेंट्स, 11 और 12 साइंस के स्टूडेंट्स, 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो यूजफुल होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यानी इस वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यू है, सभी एमसीक्यू का आपको टेक्निकल फंडामेंटल क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आपको जितने भी एमसीक्यू है, सभी एमसीक्यू का टेक्निकल फंडामेंटल आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा और सभी एमसीक्यू के टेक्निकल फंडामेंटल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी आर यानी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वैल्यू फ्रॉम दी बिलो सर्किट। यहां पे हमें एक सर्किट दी है और इस सर्किट के अंदर जो अननोन आर है यानी रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें ऑप्शन दिया है 17.5 ओम, 17.2 ओम, 17.4 ओम और 17.8 ओम। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एक रूल्स होता है, जब भी लूप और ईएमएफ की डायरेक्शन सेम होती है तो उसको हमें कंसीडर करना है पॉजिटिव, यानी वोल्टेज हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। अगर लूप और ईएमएफ की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमें ईएमएफ नेगेटिव लेना है। जबकि करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लेना है, अदरवाइज पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे हम दो केवीएल लूप अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई केवीएल फर्स्ट लूप, तो यहाँ पे ये केवीएल लूप हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो 70 वोल्ट यानी कि ईएमएफ और लूप की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे हमने +70 लिया है। 5 ओम के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो लूप और करंट की यानी लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा, यानी -5i। 7 ओम के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है I-2, तो ये करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे -7i-2 इक्वल टू 0 होगा। तो हमें करंट कितना मिला? 7 एम्पियर। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें 2 एम्पियर करंट दिया है। अगर मान लो कि 70 वोल्ट में से कोई करंट आई फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? I-2। यहाँ पे 2 एम्पियर है और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा? I-2। इस वजह से इस पर्टिकुलर ब्रांच में हमने I-2 करंट लिया है। फिर सेकंड लूप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 ओम के अंदर जो करंट फ्लो रहा है और लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि लूप क्लॉकवाइज में है और करंट डाउनवर्ड में, यानी लूप और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस वजह से वोल्टेज ड्रॉप हमने प्लस लिया है 7i-2। और रेजिस्टेंस के अंदर जो 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है तो लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे क्या होगा? -2r। तो इक्वेशन को जब हम इवेल्यूट करेंगे और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी 7 i की जगह 7 लिखेंगे, -2 यानी 7 - 2 5, 7 × 5 35, सो 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5 ओम हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, अ जंक्शन वेयर 2 और मोर देन 2 नेटवर्क एलिमेंट्स मीट इज नोन एज लूप, ब्रांच, नोड और मेश। लूप किसको बोलता है? किसी भी क्लोज नेटवर्क या क्लोज सर्किट के अंदर, जैसे हमने प्रीवियस एमसीक्यू के अंदर देखा 2 केवीएल लूप अप्लाई की, तो किसी भी क्लोज नेटवर्क के अंदर जो हम लूप अप्लाई करते हैं, सो दैट इज द लूप। ब्रांच क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रांचेस डिवाइड होती है किसी भी एक पॉइंट से। जैसे हम केसीएल देखते हैं, किसी एक नोड या जंक्शन से नंबर ऑफ ब्रांचेस डिवाइड होती है, ठीक है? तो हर ब्रांच के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं और उस ब्रांच का हम करंट और
वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं, जबकि नोड क्या होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट से नंबर ऑफ ब्रांचेस डिवाइड होती है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन यही पूछा है कि अ जंक्शन वेयर टू और मोर देन टू नेटवर्क्स एलिमेंट्स मीट इज नोन एज अ, चाहे वो एलिमेंट्स हमारे रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो या कोई और एलिमेंट्स हो, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है। कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टर वेयर सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू 10 वोल्ट। यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है और इस 2 ohm के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल एग्जांपल है, आपको सीरीज सर्किट रूल्स अप्लाई करना है। ऑप्शन दिया है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट और 4 वोल्ट। ठीक है। तो सीरीज सर्किट के रूल के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐड होगा। तो आर टी इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी 5 ओम। करंट कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से, I इक्वल टू V बाई आर, सो 10 बाई 5 दैट इज दी 2 एम्पियर। तो अगर ये सारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो करंट हमारा सप्लाई होगा वही करंट ये सारे रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होगा। तो यहाँ पे 2 ओम के अंदर जो भी करंट हमने कैलकुलेट किया है वही करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा। तो हमें डायरेक्टली इस 2 ओम का वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। सो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर V इक्वल टू I इंटू आर। आई जो हमने कैलकुलेट किया है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी नोन है 2, तो हमें कितना वोल्टेज मिला, 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प इज हायर देन कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प बिकॉज ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ फिलामेंट। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फंडामेंटल समझाया था कि हमारे अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लो कि मेटल है, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, जिसमें से करंट इजीली फ्लो हो सकता है और मेटल के अंदर टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है तो उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें करंट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और मेगा ओम या गीगा ओम होता है तो उस वजह से करंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हॉट रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प इज हायर देन कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ फिलामेंट। हमें ऑप्शन दिया है नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट और पॉजिटिव। अगर हॉट रेजिस्टेंस है फिलामेंट, जैसे हमारे लैम्प यूज करते थे ओल्ड वर्जन में, जैसे फिलामेंट लैम्प, फ्लोरोसन लैम्प, तो उसमें एक टंगस्टन मटेरियल से फिलामेंट बना होता है। जब भी उस लैम्प को आप वोल्टेज अप्लाई करते थे तो उसमें से जो करंट फ्लो होता था तो वो एक हीट जनरेट करता था। तो अगर आप उस पर्टिकुलर फिलामेंट में से करंट फ्लो होता है तो वो हीट जनरेट कर रहा है, यानी कि अगर हीट जनरेट हो रही है तो टेम्परेचर भी राइज होगा और उसका रेजिस्टेंस भी राइज होगा, क्योंकि वो फिलामेंट पर्टिकुलर किसी मेटल से बना है। अगर मेटल है तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और जैसे मैंने बताया कि मेटल के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो हॉट रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प इज हायर देन कोल्ड रेजिस्टेंस, तो अगर हॉट रेजिस्टेंस का फिलामेंट लैम्प करंट फ्लो हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ, इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी बिकम्स अबाउट। किसी वायर का अगर डायमीटर हाफ हो जाता है तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, वन फोर्थ, हाफ, ट्वाइस या 4 टाइम्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। हमारा वायर सर्कुलर होता है तो उसका एरिया क्या होता है, पाई बाई 4d²। तो इस फॉर्मूला के अंदर R इक्वल टू रो एल, हमारा यहाँ पे डायमीटर इज चेंज हो रहा है, लेंथ और रेजिस्टिविटी सेम है। तो हमने यहाँ पे एरिया की वैल्यू रखी तो हमें क्या मिला, 4 ρl डिवाइडेड बाई πd², यानी 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो 4 ρl बाई πd², दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ, यानी डायमीटर को हम हाफ कर रहे हैं, सो डी डैश इक्वल टू क्या होगा, d/2। डी यानी नया डायमीटर,
जो डायमीटर हमने हाफ किया है पर्टिकुलर वायर का, तो वो हाफ हुआ है, इसलिए d/2 लिखा है। तो r डैश क्या होगा, 4 रो l बाई पाई डी स्क्वायर, पाई डी डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे d डैश की जगह हम d/2 लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 4 रो l बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये 4 क्यों आया, क्योंकि हमने d डैश की जगह d/2 लिखा है, और स्क्वायर है तो d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमें क्या मिलेगा, 16 रो l बाई पाई डी स्क्वायर। हमने रेशियो लिया r डैश बाई r इक्वल टू, तो यहाँ पे r डैश और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, रो l पाई डी स्क्वायर कट हो गया, तो हमें क्या मिला 4, यानी r डैश इक्वल टू क्या हुआ 4 टाइम्स r। यानी जब डायमीटर को हमने हाफ किया तब रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है। पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम होगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां पे करंट ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V बाई आर, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पे I डैश क्या होगा, I/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R डैश हमारा जो ओल्ड रेजिस्टेंस है उससे 4 टाइम्स ज्यादा है, पर यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, A 1/4। Electrical conductivity of metal is typically of the order of 10⁻³ mho per meter, 10⁻μ per meter, 10⁻⁻4 mho per meter और 10⁻⁻6 mho per meter। देखो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी थोड़ा दोनों का कंसेप्ट अलग अलग होता है। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें से करंट कम फ्लो होता है। जबकि कंडक्टिविटी ये होती है कि जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा उसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी विच अलाउज टू फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इन एन इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी किसी भी मटेरियल यानी मेटल की, कॉपर हो, एल्यूमिनियम या सिल्वर की, जितनी उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी उतना ही करंट ज्यादा फ्लो होगा। सो विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, उसके बाद कॉपर की, फिर बाकी के जितने मेटल्स है वो। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, अगर इससे भी ज्यादा कंडक्टिविटी हो तो वो और भी हमारा अच्छा मटेरियल बन जाता है और उसमें से ज्यादा करंट फ्लो हो सकेगा। तो हमारा ऑप्शन है बी 10⁻7 mho per meter। If the network elements can be separated physically from each other, then it is called as bilateral network, unilateral network, distributed network या lump network। देखो बायलेटरल नेटवर्क क्या होता है, जिसमें से करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सके उसको हम बायलेटरल नेटवर्क बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एसी सप्लाई, जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। यूनिलेटरल यानी डीसी सप्लाई, जिसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन टावर के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन ऑलरेडी कनेक्टेड होती है, और ट्रांसमिशन लाइन जो पावर ट्रांसमिट करता है फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू दी लोड तक। ठीक है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अवेलेबल होते हैं। हम उसके अंदर एक्सटर्नली रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं करते हैं, तो उस वजह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर बोलते हैं। जो रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैपेसिटेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि लंप नेटवर्क क्या होता है, पर्टिकुलर नेटवर्क या सर्किट के अंदर आप एक्सटर्नली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस कनेक्ट करते हो, तो उसको हम लंप पैरामीटर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर आरएल सीरीज सर्किट है तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करोगे, आरसी सीरीज सर्किट है तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम पैरामीटर्स को उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम लंप नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे इफ नेटवर्क एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली फ्रॉम ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड एज लंप नेटवर्क। The network contains linear resistor and ideal voltage source. If the value of all the resistor are double, voltage across each resistor is। ठीक है, एक लीनियर नेटवर्क है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो एक लीनियर नेटवर्क के अंदर लीनियर रेजिस्टर है और आइडियल वोल्टेज सोर्स है। इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर डबल हो जाती है तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, हाफ हो जाएगा, डबल होगा, सेम होगा या 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लिखते हैं, R इक्वल टू V बाई आई, तो V इक्वल टू आई आर भी लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड केस में यानी R डैश इक्वल टू 2R क्यों लिखा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हो रही है,
तो इस वजह से आर डैश इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस आर हो जाए। पर करंट हमारा रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आई डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई बाई टू। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज ड्रॉप की, नए वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट की वैल्यू आर डैश और आई डैश की। सो वी डैश क्या होगा, इक्वल टू आई डैश, आई डैश क्या होगा, आई बाई टू, आर डैश क्या होगा, टू आर। सो टू टू कट हो गया, तो हमें क्या मिला, आई आर इक्वल टू वी। क्योंकि पहले जो हमने फॉर्मूला लिखी थी वी इक्वल टू आई आर फर्स्ट केस के लिए, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तब v इक्वल टू भी आई आर हो रहा था। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हुई तभी भी v डैश इक्वल टू क्या हो रहा है, आई आर, यानी कि v। तो यहाँ पे when the value of all the resistor is double, the current flowing through each resistor become half, but voltage drop remains same। ठीक है, अगर 3 टाइम्स भी हो गया रेजिस्टेंस तो करंट 1/3 हो जाएगा, पर वोल्टेज ड्रॉप कैसा रहेगा, सेम। यही आइडियल वोल्टेज सोर्स का एक फंडामेंटल होता है। अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज डिफरेंट होता वी डैश, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड होता। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जितना नहीं होगा, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस और सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, number of equation based on KVL for current variable where B equal to number of branches and N equal to number of nodes। ठीक है, तो number of simultaneous equation क्या होगा, तो हमें याद रखना है कि B minus N plus 1, यानी number of simultaneous equation to be solved to get known as a the number of KVL equation, यानी number of independent loop equation, यानी B minus N plus 1, यानी B यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस नंबर ऑफ नोड प्लस 1। ठीक है, a star circuit as element of resistance 10 ohm, the equivalent delta element will be। तो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ हर रेजिस्टेंस के हम फॉर्मूला डेरिवेट किए हैं, तो उसी फॉर्मूला के बेस पे आर डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर डेटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 10, क्योंकि आर डेटा क्या होता है, 3 टाइम्स आर स्टार, यानी स्टार का स्टार कनेक्टेड सर्किट जो होता है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। अगर डेल्टा में कैलकुलेट करोगे तो आर डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू आर स्टार। तो यहाँ पे आर स्टार की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, हमें आर डेल्टा कितना मिला, 30 ओम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी एमसीक्यू देखे, सभी एमसीक्यू के मैंने टेक्निकल फंडामेंटल अच्छे से क्लियर करवाए। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से सारे एमसीक्यू के टेक्निकल फंडामेंटल समझ में आ गए होंगे। आगे जाके नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी एमसीक्यू देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के, तो उस वीडियो के अंदर भी मैं आपके इसी तरह से सारे एमसीक्यू के टेक्निकल फंडामेंटल क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।